दोस्तों इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और बीपीएससी तैयारी 4.0 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करेंगे इस वीडियो की जिसमें हम लोग संपूर्ण बीपीएससी तैयारी 4.0 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। पैटर्न क्या रहने वाले हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, अपडेटेड एग्जाम पैटर्न पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जो सीटेड एस्टेड अपियरिंग कैंडिडेट है 2026 वाले, उनका क्या होगा, वो एलिजिबल है कि नहीं है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, नेगेटिव मार्किंग, सभी मुद्दों पे बात करने वाले हैं। किस पोस्ट पे कितनी, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, किस स्टैंडर्ड पे कितनी वैकेंसी है, 9th-10th में कितनी वैकेंसी है, सभी चीजें हम लोग टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, किन किन को हटाया गया है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए बिना डिले किए शुरुआत करते हैं इस क्लास की, इस वीडियो की, जो कि आप सभी के लिए आगामी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करूं बिहार लोक सेवा आयोग, तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी तैयारी 4.0 में कुल आपका 32,388 वैकेंसी जो है वो दी गई है बीपीएससी तैयारी 4.0 में, जो कि अगर मैं कंपेयर करती हूँ बीपीएससी तैयारी 1, 2 और 3 से, तो इससे काफी ज्यादा कम है। लेकिन हाँ, इतनी वैकेंसी भी कम नहीं है। आप देख सकते हो अदर स्टेट में, दूसरी जगह या किसी अदर एग्जाम्स में इतनी वैकेंसी आपको एक साथ कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। बात करेंगे आगे की, तो सबसे पहले मैं बात करूं प्राइमरी लेवल की, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ 1 to 5 के टीचर्स की, तो इसके लिए टोटल आपका 3,887 पद खाली है, ये भी आपने ध्यान रखना है। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ सब्जेक्ट वाइज, तो यहाँ पे जनरल में जो है 1 से 5 में, जनरल के लिए आपको 3,065 पद खाली हैं। वहीं बात करती हूँ उर्दू के लिए, तो उर्दू में आपका 757 पद खाली है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ बांग्ला की, तो ये जो आपका बांग्ला सब्जेक्ट है इसमें कुल 25 सीट खाली है, यानी कि कुल मिला के प्राइमरी 1 से 5 में 3,887 पद खाली है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जानते हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, यानी कि हले प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 मार्क जो है वो कट जाएगा, ये चीज आपका ध्यान रखना है। आगे बताऊं तो ऑप्शन 5 है, यानी कि ABCDE, जैसे पहले एग्जाम्स होते थे 5 आपके ऑप्शंस होते थे, वैसे ही इस बार की परीक्षा टीआरई 4 में भी आपके 5 ऑप्शंस वाला कॉन्सेप्ट है। बाकी बात करूं आगे की, तो जो आपका पेपर होगा प्री और मेंस, ठीक है, ये जो आपका पेपर होगा प्री और मेंस, इसमें ये जो आपका प्री है ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसके हिसाब से आपका मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, मेंस पेपर में आप जितने नंबर स्कोर करोगे इसके हिसाब से आपका जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग है प्री, मेंस के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि जितने ज्यादा जिसके मेंस में नंबर होंगे वो आपका सब्जेक्ट में मेरिट लिस्ट बनाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या मेंस रिटर्न है या ऑब्जेक्टिव है, यानी कि सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे आपका प्री है वैसे ही आपका मेंस है, यानी कि मेंस भी आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का ही है, यानी कि आपके जो है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, 5 ऑप्शन होंगे और एक आपने चुनना है। ठीक है, बात करते हैं अगर हम लोग मेंस परीक्षा की, तो जो आपका मेंस परीक्षा है वो आपका 150 नंबर का होगा, जैसा कि आप देख सकते हो, जिसमें भाषा यानी कि लैंग्वेज से आपके 30 प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस से आपके 40 नंबर होंगे, और विषय जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है वो आपका 80 नंबर का होगा, एज यूजुअल जैसे पहले होता था। तो 8 4 12 और 3 15, कुल 150 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, और मेंस में भी आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 का होगा। तो सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी प्री और मेंस की। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग आगे की, तो इसमें जो भुगतान आपका जो एप्लीकेशन शुरू होने वाला है, ठीक है, कुल 32,000 आपका 388 पद जो है वो इसमें खाली है बीपीएससी टीआरई 4.0 में, जिसमें जो आवेदन करने की शुरुआती तिथि है, आवेदन आपका कब से शुरू होगा, तो आपको होगे कि 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर पाओगे। वहीं अगर मैं बात करती हूँ फीस की,
तो ये अभी आपका 1 सितंबर से 29 सितंबर तक आप पेमेंट कर पाओगे, बाकी 30 सितंबर तक आप लोग अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे www.bpsc.bihar.go.in पे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। बाकी बात करेंगे हम लोग आगे की, तो मुख्य बातें हमने जान लिया है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होने वाली है। कुल 5 ऑप्शन होंगे ABCDE, ठीक है। प्रीलिम्स आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर है, पेपर आपका मेरिट मेंस के हिसाब से बनेगा और मेंस पेपर ऑब्जेक्टिव है। इन सभी चीजों की चर्चा यहाँ पे हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं और पैटर्न की बात करते हैं। तो जो आपका परीक्षा है वो आपका MCQ होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको जो है वो चुनना है। बात करूं अगर मैं एग्जाम ड्यूरेशन की, तो एग्जाम की जो अवधि है वो आपका 2 घंटा होगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी, कुल 150 अंक की परीक्षा होगी और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। वहीं एक गलत के लिए आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन में आपको जो है वो 5 विकल्प चुनना ही होगा, है ना। और बदलाव क्या हुआ है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस, कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है तो आपको ई विकल्प चुनना ही होगा, अनिवार्य होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पहले क्या होता था कि हमें नहीं आता, हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, नहीं देंगे आंसर। लेकिन इस बार अगर आप 4 ऑप्शंस अगर आपको नहीं चुनना है, ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपको ई विकल्प आपको चुनना ही होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। बात करेंगे आगे की, तो मेंस परीक्षा के पैटर्न की चर्चा करेंगे। तो एज यूजुअल 150 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें लैंग्वेज यानी कि भाषा से 30 नंबर, GS के जो है आपके 40 प्रश्न होंगे और जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, ठीक है, उससे 80 नंबर का जो है वो परीक्षा लिया जाएगा। और मेंस में भी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। बाकी प्री आपका क्वालिफाइंग है, मेंस में आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। तो 150 अंकों की PT परीक्षा में भी सभी प्रश्नों का गोला रंगना होगा अनिवार्य, यानी कि जो आपका प्री एग्जाम है वो भी आपका 150 नंबर का है। इसमें भी आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देना जरूरी है और जिसका उत्तर नहीं पता उसमें भी आपको जो है वो ई गोला को चुनना है। तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता तो आपको ई ऑप्शन अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। बात करेंगे आगे की, तो हर एक गलत उत्तर या खाली गोले पर, अब ये नहीं सोचना है कि हमें नहीं आता तो हम छोड़ देंगे, भैया नंबर कट जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है या फिर आप कोई उसको अगर आप खाली छोड़ दोगे, ठीक है, आपने कुछ नहीं भरा गोले में, तब भी आपका 1/3 अंक कट जाएगा। और जो अगर आप गलत करते हो तब भी आपका 1/3 अंक कटेगा। यानी कि समझदारी इसी में है कि हर एक क्वेश्चन का एटलीस्ट तुक्का लगा दिया जाए, जो भी आप जिसके लिए श्योर हो, खाली नहीं छोड़ना है किसी क्वेश्चन को, उसके लिए भी अंक काटे जाएंगे। तो ये एक नया नियम है जो कि पता नहीं सही है या गलत, बाकी है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी करेंगे। बात करेंगे आगे की सिलेबस की, तो सिलेबस को काफी ज्यादा एक्सपैंड किया गया है और बिहार से रिलेटेड कुछ सवालों को भी जोड़ा गया है। बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी बिहार के बारे में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सभी चीजें बिहार के सिलेबस को, करंट अफेयर्स, ये सब चीजें भी ऐड करी गई हैं। बात करेंगे आगे की, तो दिव्यांगता के आरक्षण में, यानी कि जो स्पेशल लोग होते हैं, डिसेबल्ड लोग होते हैं, उसके आरक्षण में, उसके रिजर्वेशन में केवल बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। और बात करूं मेंस की, तो PT परीक्षा से 2.5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को किया जाएगा चयनित, यानी कि जितनी सीट वेकेंट है उससे लगभग आपका 2.5 से 10 गुना ज्यादा बच्चों को मेंस के लिए आपका चयनित किया जाएगा। बात करेंगे आगे की, तो मेंस में भी आपका MCQ क्वेश्चन ही होंगे और 150 अंकों का ये भी होगा। और अगर आप गलत करते हैं या फिर खाली उत्तर छोड़ते हैं तो आपको 1/3 अंक आपका कट जाएगा, ठीक है। बात करेंगे आगे की, तो सभी 38 जिलों का मिलेगा आवेदन करने समय विकल्प, यानी कि टोटल आपको सभी जिलों का चुनाव करना है। कम जिला चयन करने पर यदि उक्त जिलों में नहीं रही रिक्ति तो आपका रिजल्ट हो जाएगा अमान्य। इसका आपको ध्यान रखना है। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आप सभी 38 जिलों को चुनाव करेंगे। अगर आपने सभी 38 जिले जिले नहीं चुने, मान लीजिए आपने पटना चुन लिया, ठीक है, आपने एक ही जिला चुना पटना,
ठीक है। अब पटना में सीट वेकेंट नहीं है या फिर बहुत ज्यादा मारामारी है या फिर मेरिट में आप पीछे हो गए तो आपका रिजल्ट अमान्य हो जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि सभी 38 जिलों का चुनाव करना है अगर आप बिहार में, क्योंकि भैया जब हम बेरोजगार होते हैं, जो लोग जॉब में है उनकी बात अलग है, जो 1 to 5 में होंगे, 6 से 8 में होंगे और वो 9, 10, 11, 12 की तैयारी कर रहे होंगे, तो फिर आप वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से देख लो। लेकिन जो बेरोजगार है, जो अनएम्प्लॉय है, वो तो बॉर्डर पे भी जाके काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस चीज का अपने ध्यान रखना है कि जब भी आप चुनेंगे, जिला चुनेंगे, तो आपको प्रायोरिटी वाइज आपको टोटल 38 जिलों का चुनाव करना है। मान लीजिए आपने 5 जिला चुन लिया, उसमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो या आपके कम नंबर आ गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसमें आपके सब्जेक्ट का सीट ही वेकेंट ना हो। ऐसी कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। डजेंट मैटर कि आपने कितना अच्छा नंबर स्कोर कर लिया हो। तो समझदारी इसी में है, ये एक नया बदलाव हुआ है कि जब भी आप जिलों का चुनाव करें, टोटल कंप्लीट 38 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करें, ये मस्ट है। बात करेंगे हम लोग आगे की, तो निम्न पॉइंट टीआरई 4 में बिहार राज्य से बाहर की महिला को टीआरई 4 में किसी प्रकार का नहीं मिलेगा महिला आरक्षण का लाभ। यानी कि जो फीमेल रिजर्वेशन है, सीट हो गया या फिर सीट अटेस्टेड में नंबर हो गए, इसका लाभ केवल और केवल बिहार की जो रिजर्व्ड महिला है उनको ही केवल मिलेगा। ठीक है। बाकी बात करेंगे आगे की, तो नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो इसमें क्लियरली लिखा है कि सीटेट से लेकर किसी भी न्यूनतम अंक में केवल बिहार की महिला को मिलेगा लाभ। यानी कि अगर 83 नंबर आपने स्कोर कर लिया है तो आप सेफ होंगे, और जो अदर स्टेट की महिला है उसको 90 नंबर लाना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल कई लोगों के मन में उठता है कि जो डीएलएड है एनआईओएस से, यानी कि जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है, वो मान्य है कि नहीं। तो कई बार इसको लेके कई सारी चीजें जो है उठती हैं। अभी उठा था कि टीआरई 3 में बोला कि डीएलएड वालों को हटा दो, नहीं रखो जॉब पे, लेकिन टीआरई 4 में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि डीएलएड वाले जो है वो कंप्लीटली पूरी तरीके से वैलिड है टीआरई 4 के लिए। तो अगर आपने एनआईओएस से भी डीएलएड कर लिया हो, ऑब्वियस सी बात है डीएलएड किया होगा तो 1 से 5 के लिए एलिजिबल होंगे, तब भी आप जो है वो एलिजिबल होंगे। बात करेंगे आगे की, तो कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए आपका बीसीए की डिग्री जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। बाकी बात करूं अगर मैं 9th-10th के लिए, प्राचीन इतिहास और इतिहास दोनों को समकक्ष माना गया है। यानी कि अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा हो तब भी या फिर हिस्ट्री पढ़ा हो तब भी, दोनों कंडीशन में आप जो है वो एलिजिबल होंगे। कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि जिन्होंने आपका ग्रेजुएशन लेवल पे इतिहास में आपका एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा है वो वैलिड नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने चाहे एंशियंट पढ़ा हो तो भी वो आपका जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री के समकक्ष माना जाएगा, इसमें किसी को निकाला नहीं जाएगा। बात करेंगे 11-12 में, तो 11-12 में जो कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए पीजीडीसीए के साथ साथ आपका पीजी की जो डिग्री है वो भी कंपलसरी है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी बात करेंगे आगे की, और सबसे पहले बात करेंगे 1 से 5 तक के जो विद्यालय अध्यापक हैं, तो इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। कुल आपका 3887 पद हैं, जिसमें सामान्य विषय में आपका जो जनरल सब्जेक्ट है उसमें 3065 पद खाली है, उर्दू में 757 है, बांग्ला में 25 है, यानी कि कुल मिला के 3887 पद खाली है। ज्यादा समय ना लेते हुए, तो अच्छी खासी वैकेंसी है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। हमको तो भैया देखो 10 सीट आए या 1000 सीट आए या 10,000 सीट आए या लाख सीट आए, हमको तो सिलेक्शन केवल एक ही सीट पे लेना है कि नहीं। तो अब आप देख लो कि आपके सब्जेक्ट में कितनी सीटें खाली हैं, आपको केवल एक सीट चाहिए, कितने लोग बैठेंगे, इस हिसाब से आज से ही डे 1 से ही तैयारी में जुट जाइए। अगर आप आज से भी मन लगा के, दिल लगा के, समय लगा के, टाइम दे के, रिविजन करके, रिकॉल करके पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पेन डाउन करते हैं, रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना तय है। बात करेंगे आगे की 6 से 8 की, अगर मैं बात करती हूँ और विषयवार यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करती हूँ। अच्छा, प्राइमरी लेवल की बात करूँ तो इनका जो आपका बेसिक पे होने वाला है वो आपका 25,000 जो है वो आपका बेसिक पे है। बाकी कुल मिला के काट पीट के आप ये मान लो कि 40,000 तक आपको जो है वो, 40,000 नहीं लेकिन 37-38,000 के आसपास आपको जो है वो इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। ठीक है। बात करेंगे हम लोग आगे की 6 से 8 की बात करूँ तो 6 से 8 में कुल 8,563 पद खाली है।
ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट वाइज की, तो सब्जेक्ट वाइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जो मैथ्स विषय है, यानी कि जो आपका मैथ्स और साइंस है, इसमें कुल आपका 2188 पद खाली है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ सामाजिक विज्ञान की, तो 11,090 सीट खाली है, और 6 से 8 में मैथ, साइंस और एसएसटी में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, काफी लोग इसमें बैठते हैं इस एग्जाम में। तो अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो अच्छे से तैयारी करना है, बहुत मेहनत करना है, और अपने लिए एक सीट तो ले ही लेना है। जी जान लगा दो, लेकिन रेड कलम, लाल कलम को हाथ में पकड़ने का मौका मत गंवाना। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप देख रहे हो दूसरे स्टेट की स्थिति, भैया कहीं वैकेंसी नहीं है, कहीं जॉब नहीं है, और अगर जॉब है भी तो पेपर लीक और कई सारी समस्याएं। झारखंड की केस देख लो, सिलेक्टेड कैंडिडेट को हटा दिया गया है। अब मैं क्या ही बोलूं इससे ज्यादा। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए अंतिम मौका है। बात करेंगे आगे की, तो हिंदी विषय की बात करूं तो हिंदी में आपका कुल कितना सीट खाली है, तो आप कहोगे 1096 सीट खाली है हिंदी के अंदर। इसके अलावा बात करती हूँ अगर मैं यहाँ पे अदर सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश में आप देख पा रहे होंगे 1929 सीट खाली है, ठीक है। अंग्रेजी विषय में आपका 1929 सीट खाली है। संस्कृत की बात करूँ तो 1225 सीट खाली है संस्कृत में, और उर्दू की बात करूँ तो उर्दू में कुल आपका 935 सीट खाली है। तो ये आपको विषयवार वैकेंसी है 6 से 8 के लिए, यानी कि कुल मिला के आपका जो है वो टोटल वैकेंसी कितना है, तो आप कहोगे 2569 टोटल पद इसमें खाली है। बात करूंगी यहाँ पे मैं बेसिक पे की, तो 6 से 8 में जो आपका बेसिक पे रहता है वो प्राइमरी से 3,000 ज्यादा, यानी कि 28,000 रहता है। और अगर मैं इसके आगे की बात करूँ तो इन हैंड सैलरी आपका लगभग 43-44 हजार के आसपास बनेगा। तो डीए वगैरह सभी चीजें मिला के बाकी बेसिक पे आपका 28,000 है। बात करेंगे हम लोग आगे की, तो अब हम डिस्कस करेंगे 9th-10th के वैकेंसी की। तो 9th-10th में कुल आपका 3,877 पद खाली है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं विषयवार वैकेंसी की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे हिंदी की। तो हिंदी में कुल आपका 361 पद खाली है, ठीक है। अंग्रेजी की बात करूँ, अंग्रेजी विषय में, अंग्रेजी में कुल आपका 696 सीट खाली है, अच्छी वैकेंसी है। साइंस की बात करूँ, विज्ञान की बात करूँ, तो कुल आपका 463 सीट खाली है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे गणित यानी कि मैथ्स की बात करूँ, तो इसमें आपका कुल 570 पद खाली है, ये भी अच्छी वैकेंसी है। एसएसटी में भी कम सीटें खाली नहीं है, कुल 756 सीटें खाली हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ संस्कृत की, तो संस्कृत विषय में भी आपका 322 सीट खाली है। और उर्दू की बात करूँ तो उर्दू में आपका कुल 660 सीटें खाली हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ 9th-10th की, तो 9th-10th वालों का जो बेसिक पे होता है वो आपका 31,000 होता है। और मान लीजिए कि आपकी जो इन हैंड सैलरी आने वाली है वो लमसम 48-49 हजार के, 48-49 के आसपास होने वाली है, क्योंकि आपका डीए बढ़ गया है, एचआरए वगैरह सभी चीजें मैटर करती हैं। तो आप मान लो मोटा मोटी 48-49 हजार के आसपास आपकी जो है वो आपके इन हैंड सैलरी आपकी आने वाली है, ठीक है। बात करेंगे हम लोग आगे की, तो आगे सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे शारीरिक विज्ञान रह गया है। तो शारीरिक विज्ञान, फिजिकल एजुकेशन में आपकी कुल 47 सीटें खाली हैं। और अगर मैं संगीत यानी कि म्यूजिक की बात करूँ, तो म्यूजिक में 9th-10th में केवल और केवल 2 सीटें खाली हैं, यानी कि ओवरऑल वैकेंसी आपकी इसमें टोटल कितनी है, तो आप कहोगे कि अगर यहाँ पे मैंने बेसिक पे की बात कर ली है, ओवरऑल वैकेंसी आपकी 3,877 पद टोटल खाली है 9th-10th में। तो ये भी कम सीटें नहीं है, कम वैकेंसी नहीं है। तो विषयवार की यहाँ पे हमने चर्चा कर ली। अब आप देख लो कि आपके सब्जेक्ट में कितनी सीटें खाली हैं, कितना आपने कंपटीशन फेस करना है। बात करेंगे हम लोग आगे की, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं 11-12 की। तो 11-12 में सबसे ज्यादा वैकेंसी है एज यूजुअल, 16,101 पद खाली है, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी है 16,101। सबसे पहले बात करती हूँ अगर मैं जंतु विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की, तो कुल इसमें 449 सीट खाली है। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी की बात करूँ तो इसमें केवल अच्छी खासी वैकेंसी है, 1,078 पद खाली है आपके बॉटनी के अंदर। रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री की बात करूँ तो भैया केमिस्ट्री में 3,695 पद खाली है, मैक्सिमम वैकेंसी है।
काफी वैकेंसी है सब हमारे केमिस्ट्री के अंदर। बात करूं अगर मैं गणित यानी कि मैथ्स की, तो मैथ्स विषय में आपका कुल 657 सीट खाली है, ये भी कम नहीं है। फिजिक्स में भी बम्पर वैकेंसी है, फिजिक्स वालों के लिए भी सुनहरा मौका है, 1758 सीट खाली है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसमें थोड़ी सी वैकेंसी कम हो गई है, 138 पदों पर केवल वैकेंसी आई है। ज्योग्राफी की बात करूं, भूगोल की, तो 176 पद खाली हैं। वहीं इतिहास की बात करूं, हिस्ट्री की, तो इतिहास में, हिस्ट्री में आपका 608 पद खाली है। तो एसएसटी विषय में सबसे ज्यादा आपका हिस्ट्री में ही सीट खाली है। बाकी साइंस विषय में रसायन शास्त्र ने बाजी मार लिया है, 3695 पदों पर वैकेंसी आई है। बात करेंगे यहाँ पे हम लोग गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस की, तो इसमें कुल 418 पद खाली है। संगीत यानी कि म्यूजिक, तो 11-12 में म्यूजिक के लिए भी अच्छी वैकेंसी है, 736 सीट खाली है। दर्शन शास्त्र की बात करूं, फिलोसफी की बात करूं, तो इसमें केवल 80 सीटें खाली हैं। राजनीति शास्त्र यानी कि पॉल साइंस की बात करूं, तो पॉल साइंस में आपको 665 पदों पे वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, ये सीट भी कम नहीं है। बात करेंगे आगे की, मनोविज्ञान की बात करूं यानी कि साइकोलॉजी की बात करूं, तो साइकोलॉजी में भी आपको अच्छी सीटें देखने को मिल रही हैं, 1030 वैकेंसी है। वहीं बात करती हूँ समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी की, तो इसमें केवल 266 पद खाली है। हालांकि कैंडिडेट कम होते हैं तो ये वैकेंसी भी उनको काफी है। अच्छा, लेखा शास्त्र की बात करूं, अकाउंटेंसी की बात करूं, तो भाई इसमें वैकेंसी बहुत कम है, केवल और केवल 66 पदों पे वैकेंसी निकली है, बहुत कम वैकेंसी है। बात करेंगे आगे की, तो यही जो बिजनेस स्टडीज है यानी कि जो आपका व्यवसायिक अध्ययन है, इसमें टोटल आपका 133 पदों पे वैकेंसी है। उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, तो क्योंकि इसमें कैंडिडेट कम होते हैं तो केवल 58 सीटों पे वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 11-12 में आपका कंप्यूटर साइंस में भी कुल 407 सीटें खाली हैं। इंग्लिश में भी आपकी बम्पर वैकेंसी है, 1321 पद खाली है। वहीं अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 739 सीटें खाली हैं। संस्कृत में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, 746 पद खाली हैं। उर्दू की बात करूं तो उर्दू में भी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि लोग यहाँ पे कम है, टोटल 877 पदों पे वैकेंसी जो है वो खाली है। तो 11-12 में एज यूजुअल काफी ज्यादा सीटें हैं, टोटल 16,101 पद पे जो है आपकी वैकेंसी है। ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं आगे की बात करूं तो यहाँ पे इनका जो बेसिक पे रहता है वो 32,000 रहता है, और इन हैंड सैलरी आप मान लो लगभग 54-55 हजार के आसपास जो है वो रहने वाली है। तो 11-12 सबसे बड़ी पोस्ट होती है एक विद्यालय अध्यापक के रूप में, तो इसमें काफी बम्पर वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल हैं, मस्ट भरे, जरूर से भरे, 11-12 की जम के तैयारी करें, फिर देखिए कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है। बात करेंगे हम लोग आगे की, तो यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखना है कि जिन कैंडिडेट ने एस्टेट 2026 में आवेदन दिया है वो भी बीपीएससी टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे। बस उनको क्या करना है कि एस्टेट उनका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। एस्टेट अगर आपका 2026 वाला क्लियर हो जाता है, तब आप जो है वो आपका प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0। अगर आप एस्टेट क्लियर नहीं करते हो तो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्री का एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा, और ये लीगल भी है भैया। अगर एस्टेट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आप टीआरई 4 का कोई मतलब ही नहीं बन जाता। लेकिन ये एक चीज इन्होंने अच्छी कर दी है, इससे क्या होगा कि जो लोग एस्टेट 2026 में बैठेंगे उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो भी टीआरई 4.0 में अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, जब वो लोग अप्लाई करेंगे तो उनको एक स्व घोषणा पत्र देना है, और इसका भी जो आपका प्रारूप है यानी कि जो ड्राफ्ट है वो आपका बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bihar.gov.in पे इस पे आपको मिल जाएगा, आप इसको फिल करके देंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप 1 से 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो हम सभी जानते हैं इसके लिए आपका सीटेट पेपर 1 और इसके अलावा जो आपका बीटेट पेपर नंबर 1 होता है, इनमें एक आपका क्लियर होना चाहिए। 6 से 8 के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो सीटेट का पेपर नंबर 2 या फिर बीटेट का भी आपको पेपर नंबर 2 जो है वो क्लियर होना चाहिए। 9-10 की बात करूँ तो यहाँ पे एस्टेट पेपर नंबर 1 की जो है वो बात करी गई है, और अगर यहाँ पे मैं 11-12 की बात करती हूँ तो इसमें आपका एस्टेट पेपर नंबर 2 की बात करी गई है। ठीक है। और एज यूजुअल आपको पता है कि यहाँ पे डीएलएड वालों को एलिजिबल कर दिया है। बाकी इसी के साथ ये आपकी संपूर्ण जानकारी है। बाकी अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूँ, योग्यता की बात करूँ, तो 50% अंक आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या फिर जो डिप्लोमा डीएलएड वाले हैं उनका भी उसमें 50% अंक होना चाहिए 12th
उनके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी होगी। बाकी ग्रेजुएशन वालों के लिए 6 से 8 वालों के लिए मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में, और जो पीजी वाले हैं उनका मिनिमम 50% उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, बाकी हमने सीटेट एस्टेट की बात कर लिया है। तो ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में संपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, मिस नहीं करना है। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन हो और आप बिहार में टीचर बने। इसी के साथ वीडियो को यही विराम लगाते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल बीपीएससी टीआरई 4.0 की संपूर्ण तैयारी आपको अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो जल्दी जल्दी अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।